हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मतदान व्यवहार। उसकी सेकंड यूनिट में है ये। आप सब सिलेबस तो देखते ही होंगे। मतदान व्यवहार, ये टॉपिक का अर्थ क्या है, यहां से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे मेंस में, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन जैसा कि हम अब तक करते आए हैं कि जो टॉपिक हमारे प्री और मेंस में कॉमन है या हमारे प्री में भी यूजफुल है तो उन्हें हम प्री के हिसाब से भी करते आए हैं। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि आपके प्री का कोई काम का नहीं है, यहां से सिर्फ आपको मेंस में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि आप अभी सिर्फ प्री को टारगेट कर रहे हैं तो भले ही आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो आगे मेंस के लिए भी तैयार रहिए, तो आप उस पर्पस से, मेंस के पर्पस से इसको देख सकते हैं। प्री में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये शब्द आया कहां से। तो पहले तो आप ये बताइए कि इस शब्द का मतलब क्या समझ में आ रहा होगा आपको। सोचिए, यही ना कि मतदान के प्रति कैसा व्यवहार होगा, किसका, मतदाता का, है ना। तो ये मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि भाई मतदाता का अपने मतदान के प्रति कैसा व्यवहार होगा, किस तरह से वो व्यवहार करेगा, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या अध्ययन किया जाता है मतदान व्यवहार में। तो पहला तो ये किया जाता है, पहला किया जाता है कि जो मतदाता है वो कौन से तत्व से, जो कौन से तत्व किसी भी व्यक्ति को मतदान डालने के लिए प्रेरित, अभी हम पूरा लिखेंगे, अभी आप लिखिए कुछ मत, समझ लीजिए सिर्फ, प्रेरित या हतोत्साहित करते हैं। मतलब कौन से ऐसे तत्व या कारक हैं जो किसी व्यक्ति यानी मतदाता, है ना, को या तो वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या हतोत्साहित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम पहला अध्ययन ये करते हैं। ठीक है, दूसरा अध्ययन क्या करते हैं इसी में, मतलब यही एक अध्ययन की यही दो स्टेप है, इस वाले अध्ययन की ये दोनों स्टेप है। मतलब पहला तो क्या देखा जाएगा कि भाई व्यक्ति वोट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा ये देखा जाता है कि भाई किन तत्वों से प्रभावित होकर ये जो व्यक्ति था वो किसी विशेष दल को चुन रहा है या उम्मीदवार को चुन रहा है। ठीक है, मतलब पहले स्तर पे तो यही देखा जा रहा था कि वो वोट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और दूसरा ये देखा जा रहा है कि किस दल के प्रति वो प्रेरित हो रहा है या किस उम्मीदवार के प्रति वो प्रेरित हो रहा है। इस चीज में यही अध्ययन किया जाता है मतदान व्यवहार के अंदर। तो ये मतदान व्यवहार शब्द वहीं से निकल के आया। मतलब इन चीजों का अध्ययन जब किया जा रहा है तो चूंकि इनसे क्या डिसाइड हो रहा है, व्यक्ति के अपने मताधिकार के प्रति उसका बिहेवियर डिसाइड हो रहा है कि वो मतदान कर भी रहा है या नहीं कर रहा है तो किसके पक्ष में कर रहा है, और नहीं कर रहा तो क्यों, किसी के पक्ष में क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये शब्द वहीं से निकल के आया। अब भाई मतदान, ये जो वोटिंग डलवाना है, किसी पक्ष के विशेष में डलवाना है, तो ये क्या प्रक्रिया है ना। वोटिंग, मतदान आप करवा रहे हो तो क्या प्रक्रिया है, राजनीति से संबंधित है, इसलिए क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, मतदान व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। जो चीजें यहां लिखवाने के लिए रहेंगी वो मैं यही लिखवाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई एटलीस्ट टॉपिक तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। पता चला आप पूरा वीडियो, आध पौन घंटा का वीडियो पूरा देख के जा रहे हो यहां से, और यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर जाके नोट्स ले रहे हो, तब समझ में आ रहा है हाँ अच्छा ये चीज थी।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो चीजें यहां करवाने की होंगी वो मैं यहां करवा दूंगी, अगेन फिर वो आपको नोट्स में भी रिपीट होके मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप नोट्स ना बनाओ अभी तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन पहले समझ लीजिए। ये इतना समझ में आया है ना कि मतदान व्यवहार क्या हो सकता है, तो मतदान के प्रति मतदाता का व्यवहार कैसा होगा। ये शब्द निकल के कहां से आया, तो इस चीज का अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन में ये दो चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, ये दोनों ही स्तर हैं, मतलब पहले ये देखना है कि वोट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद ये देखना है कि किस उम्मीदवार या किस दल के लिए कर रहा है। अब ये पूरी प्रक्रिया होगी तो जाहिर सी बात है, हम मतदान या वोटिंग की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है। अच्छा, ये अध्ययन करवाता कौन होगा, तो पहला पॉइंट देख के तो आप कह सकते हो कि भाई हो सकता है चुनाव आयोग करवाता हो, मतलब सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं होता ये अध्ययन, लेकिन हम यदि हमारे भारत की बात करें तो ये तो आप सोच रहे होंगे कि चलो भारत में भी नहीं होता, बाहर भी कहीं होता है, तो ऐसी चुनाव आयोग जैसी जो भी संस्था हर देश में रहती होगी वहां वो करवाती होगी, क्योंकि वो ही जागरूक करती है लोकतंत्र में तो कि ज्यादा से ज्यादा वोट करो, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि इसकी तो दो स्टेप है, ये अकेली स्टेप नहीं है, इसके साथ में इसके ये स्टेप भी है, मतलब इसके जस्ट बाद ये देखा जाता है। तो चुनाव आयोग की यदि हम बात करें, हमारे यहाँ चुनाव आयोग की या कहीं भी किसी भी देश में ऐसी कोई संस्था होती होगी चुनाव आयोग जैसी, जो लेकिन वो तो निष्पक्ष चुनाव कराती है, तो उसे क्या करना ये जान के कि तुम किस विशेष दल के लिए वोट कर रहे हो या किस उम्मीदवार के लिए कर रहे हो, उसका काम तो सिर्फ जागरूक करना है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, यही लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये चीज किसको पड़ी होगी, लोग क्यों जानना चाहेंगे कि किस दल को चुना जा रहा है, और चुना जा रहा है तो क्यों चुना जा रहा है, क्यों जानना चाहेंगे, इसलिए ना कि ताकि आप वो उनको वोट दें, मतलब कौन से तत्व उन्हें प्रभावित कर रहे हैं किसी विशेष दल या पार्टी को चुनने के लिए, तो वो तत्व ये वाले दल भी अपना सकते हैं ना, जो जिन दलों को व्यक्ति नहीं चुन रहा है, तो वो ये देखेंगे कि हाँ भाई ये तत्व इन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे तत्व या ऐसे फैक्टर हम भी उनको देते हैं ताकि वो हमको भी चुने। तो जाहिर सी बात है, ये कौन करवाएगा, ये प्रक्रिया या ये अध्ययन कौन करवाएगा, राजनीतिक दल। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। अब ये अध्ययन कब किया जाता है, तो चुनाव से पहले भी किया जाता है या बाद में भी किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले तो समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कोई लोग वोट करें, ज्यादा से ज्यादा करें, मतलब और हमारे पक्ष में करें, है ना। तो यहां तो ये जानना चाह रहे होंगे, तो पहले तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में कोई क्यों कराएगा। तो देखो, मान लो किसी पार्टी को उम्मीद ही नहीं थी, हम भारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि मान लो कोई राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो किसी पार्टी को उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी बुरी तरह हार जाएगी, तो वो तो जानना चाहेगी ना कि भाई हम इतनी बुरी तरह क्यों हार गए, ताकि आगे अगले भी किसी राज्य में यदि चुनाव होंगे या आगे वहां भी चुनाव होंगे तो वो उस चीज को सुधार कर सके। भाई अंततः तो पार्टियों का मतलब यही होता है कि वो जीते और सरकार बनाए, तो वो सुधार करने के लिए तो जानना चाहेंगी ना। और फिर अब आप सोच रहे होंगे क्या ये घर घर जाके अध्ययन करते हैं कि आप वोट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो तो किसको दे रहे हो, तो नहीं भाई, अपने जमीनी स्तर पर इनके लोग होते हैं, इनके कार्यकर्ता होते हैं, इनके नेताओं भी समाज में उठते बैठते हैं, न्यूज़पेपरों में भी, इस तरह से कहीं ना कहीं से ये उन फैक्टर को, उन तत्वों को निकालते हैं कि भाई क्या होगा कि कौन से जो तत्व है उससे प्रेरित होकर व्यक्ति वोट करेगा और किसके लिए करेगा, है ना। अभी जब हम मतदान व्यवहार के जब हम कारक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा नहीं करना पड़ता, या हर दिन वो पेन कॉपी लेके नहीं घूम रहे हैं कि आप किसको वोट करोगे किसको नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, समय समय पर उन्हें जिस भी सोर्स से उनको लगता है, जहां से उन्हें जो जानकारी मिलती है वो उसे अपने उसमें
ऐड करते चलते हैं, अपने अपने आकलन के लिए ऐड करते चलते हैं कि हाँ इस तरह का आकलन हमने यहां से किया तो ये चीजें हमको फॉलो करनी है। ठीक है, अभी हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये नोट करने के लिए तो है नहीं, तो मैं इसको हटा देती हूं। अब देखो, जो हमने समझा अब हमने उसे शब्दों में कहने की कोशिश की है। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप भले यहां से नोट मत करिए, है ना, बस यहां समझ लीजिए कि क्या है। तो पहले हमने देखी मतदान व्यवहार की डेफिनेशन। क्या कह रही है डेफिनेशन? तो इसमें कहा गया है कि मतदान व्यवहार का तात्पर्य यह है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है। मतलब ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे प्रभावित होकर कोई भी जो मतदाता होगा वो अपने मताधिकार के प्रति किसी भी तरह का व्यवहार करेगा, यही है मतदान व्यवहार। ठीक है, ये डेफिनेशन हो सकता है आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही हो, लेकिन इसका मतलब यही है। ये डेफिनेशन मैंने कई सोर्सों से तैयार की थी, मतलब मैंने कई सोर्सों में डेफिनेशन इसकी एक के भाई एक 3 नंबर में यदि पूछा जाए तो हमारे पास कोई तो अच्छी डेफिनेशन होनी चाहिए, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगी। मैंने कई बुक्स में कई सोर्स में देखी और ये ऐसे ही उठा के मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई है, बल्कि एक अध्ययन जो गवर्नमेंट के साइट से कोई अध्ययन हुआ था उसके डॉक्यूमेंट, उसके पीडीएफ के फॉर्म में उसके डॉक्यूमेंट मुझे मिले थे, वहां एक डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है मतदान व्यवहार के लिए। तो आप 3 नंबर में इसके साथ जा सकते हैं, या फिर अब जो समझाया गया है आप वो उन शब्दों में भी अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, पर ये मुझे एक आपको प्रमाणिक सोर्स से मुझे मिल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इसको यूज कर रही हूं तो मैं आपको भी बता दूं, क्योंकि भाई चैनल का नाम ही है कि आप मेरे साथ टारगेट कर रहे हैं, और फिर मैं जब चीजें आपको बताने के लिए तैयार कर रही हूं तो एक तो आपको समझा दिया गया है कि भाई मतदान व्यवहार क्या होता है, तो एक तो आप उससे भी अपने शब्दों में बनाना चाहें, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे एक जगह आपने ये डेफिनेशन यदि पहले यूज कर ली है, कहीं पे मान लो 3 नंबर में यूज कर ली है, तो फिर आप दोबारा से इसको रिपीट मत करिए, फिर दोबारा से आप अपने शब्दों में डेफिनेशन, यदि दोबारा से मतदान व्यवहार से संबंधित मान लो 200 शब्दों में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है और डेफिनेशन में आप वहां फ्रेम करने के लिए डेफिनेशन यूज कर रहे हो, इस तरह का यदि क्वेश्चन आया कि मतदान व्यवहार क्या है, और आगे भी जो क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, तो वहां आप अपने शब्द यदि आप पहले ही यूज कर चुके हैं तो आप वहां अपने शब्दों वाली परिभाषा लिख सकते हैं। वैसे मुझे ये चूंकि ऑथेंटिक सोर्स से मिली थी तो मुझे लगा मुझे ये आपको बतानी चाहिए, तो थोड़ी सी मतलब मुझे भी पहले अटपटी सी लगी थी, पर इसका मतलब यही है कि भाई कौन से आप इसमें यही देखा जा रहा है ना मतदान व्यवहार में कि कौन से तत्व जो हैं जिनसे प्रभावित होकर मतदाता अपने मताधिकार के प्रति व्यवहार कर रहा है, तभी तो वो मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। मताधिकार का प्रयोग शब्द लिखा है ना, ठीक है, तो वो चीज है। अब इसका अध्ययन मतलब ये शब्द ही कहां से निकल के आया है, इसका मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। तो मतदान व्यवहार का के ऊपर स्टडी की जाती है, और क्यों की जाती है वो हम थोड़ा तो समझ ही चुके हैं और अभी हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द ही वहां से निकल के आया है, इसलिए हमने साथ में ये जोड़ दिया। 3 नंबर की परिभाषा आप यहां तक के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि 200 शब्द में आपको क्वेश्चन इस तरह से ही लिखने आया कि मतदान व्यवहार क्या है, या 50 शब्द में सिर्फ इतना ही लिखने आया कि मतदान व्यवहार क्या है, तो आप ये पूरा यूज करना। ठीक है, सिर्फ इतना सा लिखने आया है तो, और बाकी इससे रिलेटेड अभी मटेरियल में आपके सामने रखती चलूंगी, तो जिस तरह से क्वेश्चन की डिमांड हो आप फुलफिल करते जाना। ठीक है, चलिए, तो इसका अध्ययन किसका, मतदान व्यवहार का अध्ययन एक राजनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, हमने देख ली थी भाई मतदान शब्द ही राजनीति से संबंधित है, तो राजनीतिक की प्रक्रिया है जिसमें प्रथम यानी पहला तो यह अध्ययन किया जाता है कि यानी इसके 2 स्टेप होते हैं इस अध्ययन के। पहला कौन सा है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार के प्रयोग हेतु प्रेरित
या हतोत्साहित करते हैं। मतलब पहले तो यही देखा जा रहा है कि भाई कौन से तत्व ऐसे होंगे, अध्ययन करने का मतलब ही यही है ना, जिससे व्यक्ति क्या हो रहा हो, या तो प्रेरित हो रहा है, तो हम पता लगाएं कि ठीक है, फिर क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक दल करते हैं ये अध्ययन, तो राजनीतिक दल क्या करेंगे कि ऐसे ही वो अपनाएंगे या तत्व अपनाएंगे या कारक अपनाएंगे जिससे लोग प्रेरित हो सके, क्योंकि लोकतंत्र में सभी दलों के लिए फायदा यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, है ना। यदि कुछ ही लोग मतदान करेंगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना, है ना। और वैसे भी ज्यादातर हर पार्टी को नुकसान ही होता है यदि किसी क्षेत्र में कम लोगों ने मतदान किया हो, ठीक है, तो वो चीज है ना। तो और फिर लोकतंत्र में अच्छा यही है क्योंकि लोगों की चुनी हुई सरकार होती है, तो उनकी पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, ठीक है। और जनरली जिस क्षेत्र में कम वोटिंग होती है तो हर पार्टी को नुकसान हो ही जाता है, उनके उम्मीदवार हार जाते हैं। तो इसलिए पहला तो वो यही देख रहे हैं, ये पता लगाते हैं कि कौन से तत्व ऐसे हैं, यदि प्रेरित कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये उनको अपनाते हैं, और हतोत्साहित कर रहे हैं किसी को वोटिंग नहीं करने के लिए, तो ये कोशिश करते हैं कि उन तत्वों को या उन कारकों से को ये अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल ना करें, ठीक है। फिर दूसरा यह देखा जाता, मतलब ये पूरा ही एक अध्ययन है, ऐसा नहीं है कि इसका अध्ययन अलग से होगा, दूसरी चीज का अध्ययन अलग से होगा, नहीं, ये दूसरा ही स्टेप है ना। जैसे मैंने सबसे पहले जाके किसी से नमस्ते किया और फिर दूसरा स्टेप मैंने उससे पूछा कि भाई आप कैसे हो, तो ऐसी वाली बात है ना। तो मतलब पहला तो ये देख रहे हैं कि वोट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है सामने वाला, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, है ना। और ये क्यों देखा जा रहा है ये मैं आपको समझा चुकी हूं, ठीक है। अब दूसरा इसमें ये देखा जा रहा है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर, ठीक है, ये तत्व अभी या ये कारक अभी हम देखेंगे, है ना। तो किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष दल या उम्मीदवार के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। मतलब दूसरा अध्ययन ये किया जा रहा है कि भाई कौन से तत्व से किसी विशेष उम्मीदवार या किसी विशेष दल को चुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। ताकि क्या होगा कि बाकी दल भी उसको अपनाएंगे, क्योंकि एक कोई दल तो अध्ययन करवाता नहीं है ना, सब अपने अपने क्षेत्र में सब पता लगाते हैं कि भाई ये कौन से कारक से प्रेरित हो रहे हैं लोग, और कौन से कारक से हमारे पक्ष में प्रेरित हो रहे हैं। और यही एक रीजन है कि ये अध्ययन राजनीतिक दल करवाते हैं, क्योंकि लोगों को पहले प्रेरित करेंगे कि आप वोट करो, फिर दूसरा जस्ट क्या कहेंगे कि हमारे लिए करो, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई ये रोज रोज तो करवाने जाएंगे नहीं इसका अध्ययन, ये किसी भी सोर्स से करवा सकते हैं। जैसे इन्हें मीडिया से पता चल गया कि भाई इस क्षेत्र में ये मुद्दा ज्यादा प्रभावी है। तत्व मतलब क्या, अभी आपको तत्व बताए जाएंगे। चलो पहले तत्वों के ऊपर ही बात कर लेते हैं, या कारकों के ऊपर बात कर लेते हैं कि मतदान व्यवहार को कौन से कारक इफेक्ट करते हैं। तो आपको ये चीज मैं जो कहना चाह रही हूँ वो और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये इसके नोट्स आपको मिलेंगे, ये मैं हटा रही हूं। तो अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि जो मतदान व्यवहार होगा उसे कोई तत्व प्रभावित कर रहे थे या कारक, है ना, जो भी हम कह सकते हैं। तो क्या तत्व हो सकते हैं वो प्रभावित करने के, क्या कारक हो सकते हैं। व्यक्ति अपने मतदान का व्यवहार डिसाइड कर रहा था किसी तत्व के जरिए या किसी कारक के जरिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 200 शब्द में आ सकता है। पहला हम डेफिनेशन देख चुके हैं, वो 3 नंबर में पूछी जा सकती है, 50 में शब्द में भी वो पूछा जाएगा। तो आप पूरा उसकी मतदान व्यवहार की डेफिनेशन के साथ उसकी पूरी प्रक्रिया कि भाई इसमें पहला ये देखा जाता है और दूसरा इसमें ये देखा जाता है, ठीक है। अभी और आगे चीजें अपन देख रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि भी देखेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ ये मतदान व्यवहार। तो वो सारी चीजें पहले थोड़ा ये टॉपिक आपको यहाँ समझ में आ जाए, मैं जो चीजें कह रही हूँ इसलिए मैंने इसको ये चीज यहाँ लिख ली है अभी। तो ये 200 शब्द में भी आ सकता है आपका, 50 शब्द में भी आ सकता है, और हो सकता है 3 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाए। हम इसे 200 शब्द के हिसाब से ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि देखो यदि
आपके पास मटेरियल अवेलेबल है तो आप उसे सॉर्ट तो कर ही सकते हो। यदि 3 नंबर में पूछ लिया जाए तो आप सिर्फ इनके नाम बस लिख देना कि ये फैक्टर होते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं या मुख्य कारक लिखिए, तो आप 4-5 के सिर्फ नाम लिख सकते हो। 50 शब्द में आए तो कुछ को एक्सप्लेन कर सकते हो और बाद में नीचे लिख सकते हो कि भाई ये भी है और इनके अलावा ये भी है। ठीक है, 200 शब्द में आए तो 200 शब्द में ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। और जो बची हुई है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम सिर्फ प्रमुख प्रमुख देखेंगे, है ना, और जो बाकी बची हुई होंगी वो सेम बात है, हम नीचे और लिख देंगे कि इनके अलावा ये भी होते हैं जो व्यक्ति के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आप देखते हैं कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन से कारक या तत्व होते हैं, या हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि कोई तत्व होंगे जो क्या करेंगे, हम डेफिनेशन से लेके प्रक्रिया तक ही कह रहे हैं कि कोई तत्व होंगे जो व्यक्ति के मतदान के प्रति उसका व्यवहार डिसाइड करवाएंगे, है ना। तो क्या है ये, तो पहला मैंने लिखा परिवार या नातेदारी। ये क्या है और ये कैसे व्यक्ति के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। देखो, इन लोगों का, मैं शुरू से मान लो इन लोगों के बीच में रह रही हूं और इनका किसी पार्टी को लेकर क्या नजरिया है, ये लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं। हो सकता है किसी पार्टी के तारीफों के पुल मेरे सामने बांध रहे हैं, तो हो सकता है उस पार्टी की सकारात्मक छवि मेरे अंदर बस जाए और मैं उसी पार्टी को चुनूं। या हो सकता है ये लोग किसी पार्टी की खूब बुराइयां गिना रहे हैं कि भाई ये ऐसी है, ऐसा करती आई है, वैसा करती आई है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो हो सकता है मैं अपने मतदान का प्रयोग उनके प्रति नहीं करूं। तो ये मेरा मतदान जो व्यवहार जो था, मेरे मताधिकार के प्रयोग के लिए जो मेरा व्यवहार था वो परिवर्तित होगा, वो प्रभावित होगा। या तो मैं उनकी बातें सुन के उनके विचार से प्रभावित होकर किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर भी सकती हूं और नहीं भी कर सकती हूं। ठीक है, तो पहला कारक हमने यही देखा। ठीक है, दूसरा क्या है, जाति या धर्म। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हम भारत जैसे विकासशील देशों में देख सकते हैं या स्पेशली भारत में देख सकते हैं। हमने निर्जातीयता में राजनीति की भूमिका देखी थी ना, कि क्या हो रहा था कि लोग अपने जाति धर्म, इसलिए मैंने क्या कहा था कि मैं आपको मतदान व्यवहार से पहले वो टॉपिक पढ़ाऊंगी कि इसलिए आपको ये समझ में आए कि किस तरह व्यक्ति के मतदान व्यवहार को ये सब प्रभावित कर रहे हैं। हमने वहां जब उनकी भूमिका पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था कि भाई इनके आधार पर राजनीतिक दल भी गठित हो रहे थे, इनके आधार पर हम किसी उम्मीदवार, मतलब मैं अपने ही धर्म का चुनूंगा, है ना, या मुझे अपने ही धर्म के प्रति लोगों के साथ ज्यादा जुड़ाव होगा। हमने जाति धर्म और बाद में निर्जातीयता की भी इन सब की भूमिका देखी थी ना। और इसके आधार पे हम क्या देख रहे थे कि भाई जाति धर्म के आधार पे उम्मीदवार भी इसलिए डिसाइड हो रहे थे क्योंकि लोग अपने धर्म के लोगों को चुन रहे थे। जब जातिवाद या सांप्रदायिकता कहीं होगी, है ना, इस पॉइंट की जगह आप जातिवाद या सांप्रदायिकता भी लिख सकते हैं अपने पॉइंट की हेडिंग। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको एक्सप्लेन होके आपको नोट्स में मिल जाएंगे, यहां बस समझ लीजिए, है ना। तो क्यों प्रभावित करेगा भाई, कर रहा है ना, जब सांप्रदायिकता या जातिवाद से प्रभावित होकर क्या करेंगे, मैं अपनी ही जाति के लोगों को चुनूंगी। ठीक है, और धर्म के आधार पे भी सेम स्थिति बन रही थी कि लोग अपने धर्म के लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। स्पेशली हम भारत के संदर्भ में भारतीय राजनीति में जब हम भूमिका देख रहे थे तो हमने देखा ही था। अब आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जाति धर्म लिंग निर्जातीयता भाषा इन सब की भारतीय राजनीति में भूमिका, तो मेरा सजेशन है आप पहले उस वीडियो को देख के आइए, तो आपको ये और तुरंत समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो ऐसा था क्योंकि यदि लोग जो हैं वो अपनी ही जाति का चुनेंगे या अपनी ही धर्म के चुनेंगे तो ये उनके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित कर सकता है ना, मतदान व्यवहार को, क्योंकि हो सकता है उसका अपने धर्म या अपनी जाति के प्रति ज्यादा झुकाव हो। भाषा,
भाषा, ये फैक्टर भी हमने निर्जातीयता में देखा था, है ना, कि निर्जातीय भाषा के आधार पर निर्जातीय समूह बन रहे थे। और हमने क्या देखा था कि भाषा एक कम्युनिकेट करने का एक मुख्य साधन होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने स्वयं के भाषी जो लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए उनके भाषा के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हीं को चुनते हैं। ठीक है, तो वो हम देख चुके थे, है ना। तो इस पॉइंट में भी हम यही सब एक्सप्लेन करेंगे। और हमने यहाँ उसका एग्जाम्पल भी देखा था कि हमें दक्षिण भारत में इसके उदाहरण बहुत ज्यादा मिलते हैं अभी भी, है ना। तो ये इस पॉइंट में हमने ये एक्सप्लेन किया है। तो वो एक ही चीज है, धर्म जाति भाषा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, व्यक्तित्व या नेतृत्व ये क्या है? तो देखो, कोई व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है तो हम उससे प्रभावित होकर उसे वोट देते हैं, या उसकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है और हमें पता है कि ये व्यक्ति या तो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हमारे सामने है, कि ये व्यक्ति, कोई दल ने स्पष्ट कर दिया है कि ये व्यक्ति, वो जनरली कर ही देते हैं कि यदि हम जीते तो हम इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, या ओवरऑल हमें पता होता है कि भाई ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा यदि इस दल की सरकार आती है। तो ऐसा ही मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी होता है। तो हो सकता है चूंकि वो व्यक्ति प्रभावशाली है, उसका नेतृत्व क्षमता उसकी बहुत अच्छी है, तो मैं उसके नेतृत्व से प्रभावित होकर या उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके पक्ष में मतदान दूं। या यदि मुझे लग रहा है कि इसमें लीडरशिप है ही नहीं, ये व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस दल को ही नहीं चुनूंगी, फिर मैं उस दल के उम्मीदवारों को ही नहीं चुनूंगी, भले ही मेरे सामने उम्मीदवार बहुत अच्छा हो, उस दल ने मेरे सामने बहुत अच्छा उम्मीदवार उपस्थित कराया हो, लेकिन मुझे लगेगा कि नहीं, यदि इनका लीडर ऐसा व्यक्ति करने वाला है जिसे, जो किसी भी कारण से हमें पसंद नहीं आता, तो जाहिर सी बात है हम उसके पक्ष में वोट नहीं करते। यदि इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं, तो आप सबने, अभी हम सबकी पीढ़ी की जो है, वो तो हम सबने पिछले लोकसभा चुनावों में देखा ही कि मोदी जी के जो नेतृत्व से या मोदी जी के जो व्यक्तित्व से लोग ज्यादा प्रभावित थे। हर कोई मैं हूं, मैं चौकीदार लिखा घूम रहा था। ठीक है, चलिए वो अपनी अपनी बातें हैं। तो हमने ये देखा था ना कि लोग नेतृत्व क्षमता उनमें ज्यादा देख रहे थे, उनके व्यक्तित्व से ज्यादा आकर्षित थे, इसलिए लोगों ने उन्हें, मतलब बीजेपी को लगभग 300 प्लस सीटें मिली थी, है ना। तो लोग क्यों, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, तो इसलिए लोगों ने ज्यादा से ज्यादा उन क्षेत्रों में, भले ही कई क्षेत्रों में ऐसा था कि एक खूब अच्छे उम्मीदवार या खूब अच्छा खासा खूब बड़ा नेता उसका था, उस किसी और दल की तरफ से विकल्प था लोगों के पास, लेकिन यदि उन्होंने कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी, कोई जो दल बदल के भी आया था, कोई भी उन्होंने खड़ा कर दिया था, तो वो इजीली जीत गए थे। हमने एक उदाहरण देखा ही था ना कि वो इजीली जीत गए थे। क्यों? क्योंकि हम नेतृत्व मोदी जी के रूप में देखना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से कई कई उदाहरण इस पॉइंट में हमने लिखे हैं। इस पॉइंट में हमने लिखा है, पहले हमने जवाहरलाल नेहरू जी का भी उदाहरण दिया है कि भाई पहले जो 3 आम चुनाव थे उनमें कांग्रेस को जीत मिली थी, तो जवाहरलाल नेहरू चूंकि चेहरा थे हमारे सामने, तो हम लोग उनको प्रधानमंत्री देख रहे थे, उनके नेतृत्व को पसंद कर रहे थे। फिर हमने इंदिरा गांधी जी के, भाई उस टाइम पे महिला प्रधानमंत्री बनी थी, अभी हम इतने विकसित हो गए हैं, तब हम किसी महिला को उस पद पे नहीं देख पा रहे हैं, या मुझे नहीं लगता है कि लोग, मतलब अभी ऐसा कोई नेतृत्व हमें मिला नहीं है जैसा इंदिरा गांधी जी का था। तो हमने इंदिरा गांधी जी का भी एग्जाम्पल लिखा है। फिर कांग्रेस का ही युग चला आ रहा था, उसके बाद बीच में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, जस्ट बिकॉज लोग उनको, अटल बिहारी जी को बहुत पसंद कर रहे थे, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, तो हमने उनका भी उदाहरण लिखा है। और हमने वर्तमान में मोदी जी का भी उदाहरण लिखा है। तो ये पॉइंट में हमने यही सब एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज हो सकती है, मतलब किसी के मतदान व्यवहार को किसी नेतृत्व या व्यक्ति, यदि कोई प्रभावशाली है, उसके द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कारक हुआ मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का। ठीक है, अगला है क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद कैसे प्रभावित करता है मतदान व्यवहार को? देखो, यदि मेरे क्षेत्र का कोई मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है जो
बड़े बड़े दल हैं, हो सकता है वो उस क्षेत्र की समस्याओं से उतने ज्यादा अवगत ना हो। लेकिन यदि कोई क्षेत्र का नेता है, या हम क्षेत्रीय दलों का क्यों प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की समस्याओं से ज्यादा अच्छे से वाकिफ होते हैं। और फिर एक क्षेत्रवाद के आधार पे भी वो लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है ना, तो इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं, है ना। तो या तो इस तरह की चीजें भी भाई, क्षेत्र के आधार पे भी निर्जातीयता हमने देखी थी ना, किस तरह से निर्जातीयता आ रही थी कि नहीं, हमें अलग समझ रहे हो आप, या हमारा क्षेत्र अलग है। तो ये भी व्यक्ति के उस क्षेत्र के मतदाताओं का मतदान व्यवहार प्रभावित कर सकता है, क्षेत्रवाद, है ना। यदि उसके प्रति क्षेत्रवाद की भावना हुई तो वो कर सकता है। इसके लिए वो क्या करेगा, किसी क्षेत्रीय दल को चुनेगा, क्योंकि उसे क्या, वो लोग उसमें क्या किस तरह से प्रचार करेंगे कि नहीं, हम अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा विकास करेंगे, केंद्र सरकार या जो बाकी लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए उतना नहीं सोचती जितना हम सोचते हैं, और हम ही अपन लोग ही अलग है, अपन ही एक दूसरे के हित समझते हैं। बंगाल में सिर्फ टीएमसी का क्यों प्रभाव है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमारे क्षेत्र की समस्याएं हम अच्छे से समझते हैं, केंद्र सरकार नहीं समझती है ना, या केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो एक इस तरह का भाव भी यदि आ जाता है क्षेत्रवाद का, तो वो अपने ही क्षेत्र के क्षेत्रीय दलों को, या अपने ही क्षेत्र के कोई उम्मीदवार, वैसे तो जनरली उम्मीदवार क्षेत्र उसी क्षेत्र का उतारा जाता है ना, लेकिन क्षेत्रवाद की ये भावना कि नहीं, मेरे क्षेत्र के लोग मेरा ज्यादा अच्छे से विकास कर सकते हैं, मेरे क्षेत्र का या मेरे हितों का वो ज्यादा अच्छे से सरकार के सामने रख सकते हैं, तो या मेरे क्षेत्र का ज्यादा विकास वो कर सकते हैं, तो मैं क्षेत्रवाद के भाव के आधार पे भी मेरा मतदान का व्यवहार बदल सकता है, या मेरे मताधिकार का प्रयोग का मैं किस तरह से उसके प्रति व्यवहार करूंगी, ये मैं फैसला कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये भी कारक हो गया मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का। ठीक है, आर्थिक दशाएं, आर्थिक दशाएं में क्या आ जाएगा भाई, महंगाई आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। हो सकता है ये इस तरह की दशाओं से कि किसी सरकार के उसमें महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, गरीबी ज्यादा बढ़ रही है, सरकार उसको दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, तो भी मैं क्या करूंगी, फिर यदि वो मुद्दा चुनाव में बन के आएगा तो भी लोगों का क्या होगा कि मतदान व्यवहार बदल सकता है। अच्छा, मैं अपने पे एग्जांपल दे रही हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं करती हूं, ये सभी के लिए है ना, मतलब सभी ऐसा सोचते हैं कि यदि महंगाई गरीबी, जैसे अभी अभी की स्थिति में हम देख ही रहे हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा मुद्दा बना हुआ है ना, कि महंगाई पे बात करे सरकार, तो यदि ये मुद्दे आते हैं, ये आर्थिक बिंदु आते हैं, ये आर्थिक मुद्दे सामने आते हैं कि भाई दूसरा विपक्ष के इनकी उसमें इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो आप हमें वोट दो, तो हो सकता है हम कहें हाँ यार, ये कह तो सही रहे हैं कि ये इनके इसमें महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, यदि ये वो इस तरह के वादे करें, इस तरह की रणनीति हमारे सामने रखें कि इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारा मतदान व्यवहार जो है वो उनके प्रति हो जाएगा, या हमारे मतदान का जो व्यवहार है वो उनके प्रति परिवर्तित हो जाएगा। पहले हो सकता है हम सामने वाले दल को चुन रहे थे जो अभी सत्तारूढ़ था, लेकिन अब हो सकता है जब चूंकि महंगाई गरीबी उसके शासन में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और सामने वाला विपक्षी दल हमारे सामने बेहतर रणनीति रखता है कि हम इससे निपट सकते हैं, ये हमारी रणनीति है, तो हम उससे प्रभावित होकर भी अपना मतदान व्यवहार बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, यानी प्रभावित हो सकता है उस चीज से, तो हम दूसरे विपक्षी दल को अब अपना वोट देंगे। ठीक है, यही चीज है। तो आर्थिक दशाएं भी प्रभावित करती हैं मतदान व्यवहार को। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ये क्या होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है सत्ता विरोधी लहर। एक्चुअली ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने यही यूज किया, है ना। वैसे इसका हिंदी मतलब ये है सत्ता विरोधी लहर। ठीक है, यानी एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है सत्ता विरोधी लहर। तो जो आपको अच्छा लगे, मुझे शब्द बहुत इफेक्टिव लग रहा था इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। चलिए, पीएससी भी तो अपन से पूछती है देवनागरी में इंग्लिश लिख लिख के, तो अपन क्यों नहीं, अपन भी लिख सकते हैं भाई, तो अपन भी लिख दे। तो ये सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी लहर आपके मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती है।
देखो, यदि मान लो कोई सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और उसने उसको पूरे नहीं किए, या ऐसा कोई निर्णय दे दिया जिससे जनता खुश नहीं है, ठीक है, या फिर हमने आगे भी लिखा है अपने उसमें कि बहुत ज्यादा लंबा कार्यकाल यदि किसी का हो जाता है तो हम उससे भी ऊब जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, हम नए व्यक्ति को वो देना चाहिए, या नया व्यक्ति इस इतने टाइम में कुछ ना कुछ गलतियां तो हर किसी से होती हैं, तो हम उससे किसी ना किसी तरह से हम उस सरकार के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है, उस पार्टी के प्रति बदल जाता है। तो यानी सत्ता में यदि कोई दल है, उसने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, या कोई अनुचित अनुचित तो नहीं कह सकते, या कोई ऐसा निर्णय दे दिया है जो जिससे हम खुश नहीं है। सरकार अनुचित निर्णय तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ चीजें होती हैं जो किसी के पक्ष में होती हैं, तो भाई जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष उससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। तो यदि ऐसी कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, हमें सत्ता विरोधी लहर, मतलब जो दल अभी सत्ता में है उसके प्रति हम क्या, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। हो सकता है पहले हमने उसको चुना हो, लेकिन अब हम उससे खुश नहीं है, तो अब हम दूसरे दल को चुनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मतदान व्यवहार हो जाएगा, है ना, कि मतदान व्यवहार हमारा मतदान व्यवहार अब दूसरे दल के प्रति हो गया, और ये फैक्टर उसको प्रभावित किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मीडिया। भाई प्रचार प्रसार में मीडिया किसी भी दल की क्या छवि बनाता है हमारे सामने, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हम कहते हैं ना, मीडिया सरकार और जनता के बीच का सेतु होता है। तो उसकी चीजें, सेतु मतलब उसकी चीजें हमारे पास पहुंचा रहा है, हमारी चीजें उनके पास पहुंचा रहा है। हालांकि अभी कुछ और ही चलता है तो वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, होता तो यही है, हमने तो किताबों में तो यही पढ़ा है ना। तो मीडिया के जरिए भी जैसे लोगों को पता चल रहा है कि भाई सरकार क्या कर रही है, या ऐसे कोई निर्णय आए भी तो हम सबको कैसे पता चला, सत्ता जो अनुचित कोई निर्णय यानी किसी पक्ष को प्रभावित करने वाले कोई निर्णय आए भी, जैसे अभी हम कृषि कानूनों का उदाहरण ले लेते हैं, तो कि कृषक क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे, या एमएसपी वगैरह की इसमें बात नहीं की गई थी, है ना, या फिर ये भी कहा जा रहा था कि ये सिर्फ जो औद्योगिक वर्ग है या औद्योगिक जगत से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए फायदेमंद है, जबकि कृषकों के लिए हानिकारक है। इस तरह से लोगों ने अपने बिंदु रख के आंदोलन किया। तो हमें कहां से पता चला, हमें मीडिया से ही पता चला। तो यानी बात, आंदोलन आपने देखा होगा, जनरली आंदोलन सीमित रहा पंजाब हरियाणा उत्तर के राज्यों में, है ना, और अच्छी बात भी है भाई, अपना पक्ष रखना चाहिए, और फाइनली उन्होंने अपनी चीजें रखी और सरकार ने अब वो कानून वापस ले लिए हैं। तो बाकी देश के किसानों को कहां से पता चला, मीडिया से। यानी बाकी लोग, किसान किस लिए, सत्ता विरोधी लहर आ सकती थी उनमें कि भाई इन्होंने ऐसे कानून बनाए, या जो किसान, ज्यादातर किसानों में इस चीज का प्रसार, ये कृषि कानूनों के विरोध का प्रसार किसके जरिए हुआ, मीडिया के जरिए, क्योंकि मीडिया ने हमको बताया कि भाई ऐसे कोई कानून आए हैं और ये किसान इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो किसानों के प्रति यदि उनका जैसा भी नजरिए रहा, हो सकता है कुछ लोग सरकार को सही भी मान रहे, अब इस मीडिया के जरिए ही कुछ लोगों को पता चला कि भाई समस्या क्या है, तो कुछ लोग पक्ष में हुए और कुछ विपक्ष में हो गए, है ना। यानी इस चीज का प्रसार हो गया ना। तो मीडिया प्रभावित कर सकती है मतदान व्यवहार को, है ना। यानी मीडिया के जरिए मुझे चीजें पता चली, तो या तो मैं उस सामने वाले के पक्ष में हो गई, या तो मैं सामने वाले के पक्ष में मतदान करूंगी या उसके विपक्ष में मतदान करूंगी। तो ये मेरे मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, विकसित देशों में ये वाला कारक बहुत ज्यादा होता है, ये वाला कारक ज्यादा होता है, ये वाला कारक ज्यादा होता है, जबकि हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ परिवार, नातेदारी, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, ये मुद्दे ज्यादा है, मतलब प्राथमिक कारक हमारे यहाँ ये है। लेकिन हम विकसित देशों की बात करें तो इस तरह के, चूंकि अब वो विकसित हो चुके हैं, तो धर्म जाति लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो गए हैं, तो धर्म जाति भाषा इनके आधार की बजाय अब वो लोग इन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो मीडिया एक विकसित देशों में एक अच्छा फैक्टर है, लेकिन हम अपने ही उसमें उदाहरण देख लेते हैं कि भाई मीडिया जनमत का निर्माण करता है ना। मीडिया किसी भी व्यक्ति को
पक्ष या विपक्ष में ये बता रहा है ना कि भाई किस तरह से चीजें चल रही हैं। अच्छा, किसी विपक्ष ने कोई गलती की है, किसी भी तरह का भाषण वगैरह दिया है, या उसकी कैसी मानसिकता है, ये भी हमें मीडिया के जरिए पता चल जाता है। तो हम सामने वाले को कोई जो अपराधी वगैरह होते हैं जो पार्टियों में आते हैं, उनके जरिए हमें पता चल जाता है मीडिया के जरिए कि भाई ये व्यक्ति अपराधी है, तो हम उसको नहीं चुनेंगे, है ना, भले ही हम उस दल को पसंद करते हो। तो ऐसी चीजें कुछ हो सकती हैं। ठीक है, चलो इस बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा कि मीडिया मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। अगला है गुटबंदी। अच्छा, मेरे ना ये 4-5 लगभग यहां तक शायद मैंने एक्सप्लेन किए हैं नोट्स में, क्योंकि मेरे उतने में ही 2 पेज हो गए थे, यानी 200 शब्द हो गए थे। यदि आपके उतने में ना हो और आपको आगे भी एक्सप्लेन करना हो, तो आप मीडिया भी ले सकते हो, गुटबंदी भी ले सकते हो। अभी 1-2 कारक और देखेंगे अपन, तो जिसको भी आपको अच्छा लगे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मीडिया के लिए आप यही लिख सकते हो कि भाई मीडिया क्या है, सरकार और जनता के बीच का सेतु होती है। इससे हमें किसी भी नेता के बारे में, या दल के बारे में, या सरकार या विपक्ष के किसी भी निर्णय के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो हमारे मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, सो सीधी सी बात है। गुटबंदी कैसे हो जाएगी? देखो, मान लो मैं किसी एक दल को सपोर्ट कर रही हूं, एग्जाम्पल भाई हम तो बीजेपी कांग्रेस का ही ले लेते हैं, हालांकि ये थोड़ा ज्यादा ही चमत्कार वाली बात हो जाएगी, पर फिर भी मान लो मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगी, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगी मेरे लिए कौन सा फैक्टर है। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। अब बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया किसी भी क्षेत्र में। मान लो मध्य प्रदेश की अपन बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में हमको पता चला कि वो दोनों दल आपस में क्या कर रहे हैं, इकट्ठी सरकार बनाएंगे। यदि वो जीतेंगे तो वो गठबंधन को, उनके आपस में उनकी सीटों का बंटवारा हो गया। बस ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है भाई। आप एक जगह कहीं गठबंधन करते हो और दूसरी जगह आप विपक्ष में लड़ रहे हो, तो ये चीज मेरे को तो कभी समझ में नहीं आती। यदि आप किसी के विचारधारा से, किसी की भी राजनीति से आप, मतलब आप अंतर रखते हो, आप उसकी राजनीति को गलत और अपनी को सही ठहरा रहे हो, तो सेम टाइम आप दूसरी जगह उससे गठबंधन कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये चीज मुझे तो अब तक नहीं समझ में आई। तो चलो छोड़ो, जो भी है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि गुटबंदी हमारे मतदान व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो देखो, मैंने क्या कहा कि जैसे वोटर बीजेपी के हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की कहीं पर गठबंधन हो गया है। उन्होंने सीटें बांट ली हैं कि भाई इतने इतने एरिया में तुम लड़ लो, इतने इतने में हम लड़ लेंगे। उस एरिया से हो सकता है बीजेपी, वहां का अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी का था, और उस उम्मीद वहां से उसने कह दिया कि ठीक है, वो ये क्षेत्र में तुम लड़ लो, हम चूंकि अब हमें एक साथ ही सरकार बनानी है। तो छोटे दल जनरली ऐसा करते हैं। मैं तो बीजेपी कांग्रेस का एग्जांपल दे रही हूं आपको। अभी यूपी के चुनाव में आपने कई दलों को देखा होगा, शायद बासपा और सपा वाली कहीं ऐसी कंडीशन आई है कि वहां से शायद बासपा ने या सपा ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है, क्योंकि वो अपनी वहां किसके पक्ष में, सपा के पक्ष में, ऐसा ही कुछ अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो हम तो एग्जाम्पल बीजेपी कांग्रेस का ही ले रहे हो, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही ले लेते हैं। तो मान लो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां से वापस ले लिया और सामने अपने वोटर्स से कहा, अपने वोटर्स के सामने रखा कि भाई हम तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपसे अपील है कि आप इसको वोट दो। ठीक है, तो मेरा मतदान व्यवहार इस तरह प्रभावित हो सकता है गुटबंदी से, क्योंकि हो सकता है भाई कि मैं सामने वाले को इसलिए वोट दूं, कांग्रेस को इसलिए वोट दूं, मतलब वहां का जो मतदाता है वो इसलिए वोट दे कांग्रेस को क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्टर था। ठीक है, या फिर उसको लगता है वो कांग्रेस को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, और उसको लग रहा है कि मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता था और ये क्या हो गया, बीजेपी ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, चलो जाओ भाड़ में, मेरे को किसी को वोट नहीं देना, मैं किसी तीसरे ही व्यक्ति को दूंगा, मैं निर्दलीय जो खड़ा हुआ है वो ही दूंगा, या मैं नोटा का बटन ही दबा के आऊंगा। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये चीज व्यक्ति के मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। अच्छा, कुछ चीजें हैं, जैसा मैंने कहा कि ये तो कुछ मैंने एक्सप्लेन की है नोट्स में।
बाकी चीजें और बता देती हूँ, और भी सारी चीजें होती हैं तो आप उनके भी लिख के आना। बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई, किसी भी कोई भी चीज से प्रभावित आप अपने मताधिकार के प्रति होते हो तो वही कारक है आपके मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का। ठीक है, चलिए और क्या कारण है, तो देखो एक है आधुनिकता, क्योंकि सिर्फ हम भारत के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं ना। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, तो वैसे तो जनरली ये हमने जो जमाए हैं वो भारत के हिसाब से ही जमाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रायोरिटी इनमें ही ज्यादा होती है, फिर इनमें बाद में होती है। ठीक है, तो वैसे तो भारत के संदर्भ में है, लेकिन यदि आपसे स्पेशली भारत के संदर्भ में पूछे जाए तो आप इस तरह से बता सकते हो, भारत या कहीं भी मतदान व्यवहार को यही प्रभावित करते हैं, है ना। या फिर ऐसे आ जाए कि भाई विकसित देशों में या विकसित लोकतंत्र में कौन से मतदान व्यवहार को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वैसे इस तरह का क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है। क्वेश्चन मुझे किस तरह के मिले हैं, या तो मतदान व्यवहार क्या है उसकी प्रक्रिया समझाइए, और या फिर मिला है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मुझे जनरली जो सोर्स मैंने देखे थे उनमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो ही बनते हैं, लेकिन आपका तो टॉपिक तैयार है, आप तो क्वेश्चन की डिमांड आप पूरी कर सकते हो यहाँ से, जो जिस तरह से भी पूछ ले। मेरे हिसाब से टॉपिक अच्छे से समझ लो तो फिर क्वेश्चन कुछ भी आए आप उसकी डिमांड के अनुसार उसको लिख सकते हो। चलिए, और क्या कारक हो सकते हैं मतदान व्यवहार को, तो आधुनिकता का प्रभाव एक बहुत अच्छा कारक है भाई। मान लो अभी हमारे भारत में ये धर्म जाति पे लड़े मरे जा रहे हैं, लेकिन यही चीज यदि कोई आधुनिकता का प्रभाव आ गया, या जैसा मैंने कहा ना कि मुझे कौन सा फैक्टर प्रभावित करेगा, तो मैं कहूंगी कि मैं इसके साथ जाना चाहूंगी। आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि मैं मॉडर्न हो गई, इसका मतलब ये है कि मान लो अब मुझे धर्म जाति के आधार पर चुनना ही नहीं है, या मेरे परिवार नातेदार धर्म जाति के आधार पर यदि चुनते आए हैं तो मुझे अब उनके विचारों के साथ जाना ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई तुम विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो, मुझे अब धर्म जाति से मतलब ही नहीं है। आप बेरोजगारी की बात करो, है ना, यानी जो आधुनिक मुद्दे हैं उनकी बात करो ना, या जो आज की समस्याएं हैं। आधुनिकता का प्रभाव मतलब हम आधुनिक समाज में प्रवेश कर चुके हैं। अब जो समस्याएं हैं, अब मैं वोटर होने के नाते मैं क्या चाहूंगी कि भाई आप अभी की जो समस्याएं हैं उन पे बात करो। मुझे नहीं लड़ना धर्म जाति के आधार पे, और ना ही मुझे वोट देना है तो मैं नोटा ही दबा के आऊंगी, और मुझे भाषा के आधार पे भी नहीं चाहिए। हो सकता है व्यक्तित्व या नेतृत्व भी मुझे लगे कि हाँ ठीक है नेतृत्व इसका सही है, लेकिन सामने उम्मीदवार मुझे दूसरे उसका ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है, तो भाई मेरे क्षेत्र में तो मुझे उससे मतलब होगा ना, तो मैं तो उसको ही चुनूंगी। तो हो सकता है मैं ये फैक्टर भी मुझे काम ना करे, है ना। तो ये चीज हो सकती है कि आधुनिकता अब लोगों में यदि आ गई है तो लोग चाहेंगे कि अब चूंकि वो इन सब से बाहर आ चुके हैं धर्म जाति से, तो अब वो चाह रहे हैं कि भाई अब हम विकसित हो चुके हैं, अब आप अभी के जो मुद्दे हैं उस पर बात करो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटा रही हूं यहां से, कुछ चीजें और हैं। जैसे लिंग, अब यदि मान लो कोई महिला उम्मीदवार उतारी है कहीं पे, ठीक है, और इसके विपक्ष में पुरुष उम्मीदवार हैं, तो हो सकता है उस क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो इस आधार पे इसके प्रति प्रभावित हो जाए, उनका मतदान व्यवहार इस आधार पे प्रभावित हो जाए, क्योंकि उसको लगे, क्योंकि वो जो महिला हैं वो उनके उनके बारे में ज्यादा उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में ज्यादा बात कर रही होंगी, या ज्यादा जुड़ाव उस चीज में वो एक कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पा रही होंगी उस चीज को, कि भाई हम महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, या उनके मुद्दे वो ज्यादा अच्छे से उठा सकी होंगी। क्यों? क्योंकि वो महिला खुद है, तो हो सकता है वो ज्यादा जुड़ाव महसूस करें उस क्षेत्र की महिलाएं। तो लिंग के आधार पे भी भाई मतदाता तो क्या है, महिला भी है ना,
तो लिंग के आधार पे भी मतदाता का वोटिंग बिहेवियर चेंज हो सकता है, यानी वोटिंग बिहेवियर प्रभावित हो सकता है। किसके आधार पे? लिंग के आधार पे, है ना। यदि उनको उस क्षेत्र की लोगों को लगता है कि भाई ये लोग हमारी समस्याएं ज्यादा नहीं समझ रहे बल्कि महिला उम्मीदवार अच्छे से समझ रही है, तो हम, हो सकता है हम किसी दल को सपोर्ट कर रहे थे, है ना, वो महिलाएं किसी और दल की सपोर्टर थी, लेकिन चूंकि दूसरे दल ने महिला उम्मीदवार उतार दी है और वो उस क्षेत्र की या वो उनकी समस्याएं ज्यादा अच्छे से बता पा रही है, उनके साथ ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाई है, उसकी समस्याओं के, भाई मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं मैं आगे तक लेके जाऊंगी, वहां विधायिका में बैठ के मैं तुम्हारे लिए ऐसी नीतियां बनवाऊंगी या ऐसी ऐसे काम कुछ करूंगी, उसकी कुछ घोषणाएं रही हैं, तो क्या हो सकता है फिर जो महिलाएं हैं भले ही वो किसी भी उसके प्रति रही हो, किसी और की भी वोटर रही हो, लेकिन हो सकता है अब उनका मतदान व्यवहार इस आधार पे चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये भी कारक हो सकता है। एक अच्छा पॉइंट या एक अच्छा कारक मुझे बन रहा था चुनाव पूर्व घटनाएं। ये कैसे प्रभावित करती हैं वोटिंग बिहेवियर को? तो देखो, मान लो किसी दल ने जो है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और ये सत्ता में था और या सत्ता में नहीं भी था, है ना, तो इस पे यदि भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो हो सकता है मैं भले ही उसकी मतदाता रही हूं, लेकिन मेरा मतदान व्यवहार यानी उसके वोटर का मतदान व्यवहार इसलिए उसके प्रति चेंज हो जाए, यानी प्रभावित हो जाए कि भाई इस पे अब भ्रष्टाचार इसने किया है तो अब मैं इसको नहीं चुनूंगा, है, या चुनूंगी, जो भी है। तो ये भी हो सकता है, या हो सकता है इनके कोई बड़े नेता की हत्या वगैरह कर दी हो, तो उसके उसके स्थान पे भी जो कोई उम्मीदवार आता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति हम अपनी सहानुभूति रखते हैं कि भाई उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी, तो अब हम इन, चूंकि लोग ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो लो अब हम इनको ही, मतलब मान लो कोई अच्छा नेता था और अच्छा खासा प्रभाव रखता था, है ना, लोगों पर, उनके व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा नेता था, और यदि उसकी हत्या कर दी गई है किसी भी कारण से, तो उसके वोटर, उसके सपोर्टर क्या करेंगे कि लो भाई अब इसकी जगह, चाहे फिर कोई भी उम्मीदवार, भले विपक्ष में कितना भी अच्छा उम्मीदवार हो सकता है जो उम्मीदवार उसकी जगह पे किसी दल ने उतारा है, इनकी जगह पे जो उम्मीदवार इसकी जगह पे आया है वो भले ही उतना अच्छा ना हो या इतना बड़ा कोई नेता ना हो, लेकिन लोग सहानुभूति की, चूंकि ये उनके स्थान पे आए हैं और उस दल का ये कहना है कि भाई ये हम उनके स्थान पे लाए हैं, तो उनके लिए, उनके लोगों को जवाब देने के लिए आपको इनको चुनना चाहिए, तो भी हम, क्या हो सकता है, मेरा मतदान व्यवहार प्रभावित हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है विचारधारा। वैसे विचारधारा के आधार पे हमारे यहाँ दल कमी है, सब सब मध्यम मार्गी अपना लिए, वो हमने देखा ही था, तो हम किसी दल की विचारधारा से भी प्रभावित होकर हम उसके पक्ष या विपक्ष में मतदान दे सकते हैं। चलिए, बहुत सारे पॉइंट हो गए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम देख ही चुके हैं। तो ये आप 200 शब्द में ही तैयार करना, यदि इससे कम में आपसे पूछा जा सकता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई जगह, कई सोर्स में जब मैं पढ़ रही थी इस टॉपिक को, तो मुझे कई सोर्स में इस तरह का क्वेश्चन मिला था कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले भारत में क्या कारक हैं उनको बताइए। अच्छा, यदि मैं आपको इसके अलावा भी, चूंकि उस जिस सर्वे की मैं बात कर रही हूँ उसमें मुझे कुछ लेख मिले थे, कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने कथन कहे गए हैं, उन्होंने अपने कथन कहे हैं कुछ अपनी साइड से कि भाई भारत में पहले कौन से, जो प्राथमिक रूप से कौन से कारक होते हैं, तो धर्म, जाति, भाषा, ये सब होते हैं, और बाद में क्या होता है, जब थोड़ी बहुत राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है लोगों में, या थोड़े बहुत लोग विकसित हो रहे हैं, या मतलब जो है शिक्षा वगैरह के, इन सब के उसमें आ रहे हैं प्रभाव में, तो ये सबका जो है महत्व कम हो जाता है, फिर बाकी चीजें जो होती हैं उसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आधुनिकता का प्रभाव आ गया भाई, उसमें आर्थिक दशाएं लोग ज्यादा देख रहे हैं कि आप आर्थिक दशाओं
के ऊपर बात करिए, है ना। तो फिर बाकी सेकेंडरी फिर इनका महत्व घट जाता है और फिर सेकेंडरी किसका महत्व बढ़ जाता है, इस तरह के कुछ कथन कहे गए हैं उन्होंने, है ना। तो ऐसा ही एक नाम है घनश्याम साहा का, है ना, एक कोई कोठारी करके हैं। तो इन्होंने कुछ कथन कहे हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको मटेरियल दूंगी नोट्स में, है ना, टेलीग्राम चैनल पे। तो क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आप फ्रेमिंग करोगे 200 शब्द में, या क्वेश्चन की कुछ इस तरह से डिमांड आई, तो आप उसे फुलफिल कर सकते हो और आपको आपके आंसर को इफेक्टिव भी बनाएगा, है ना। बाकी इन लोगों ने ये भी बताया है कि भारत में मतदान व्यवहार बहुत कठिन क्यों है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग कोई मुद्दा होता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टियां पूरे ही भारत में एक साथ देख लें कि क्या मुद्दे सही हैं और हम किन के ऊपर काम करें। हर क्षेत्र के अलग अपने ही कुछ मुद्दे होते हैं, तो इसलिए मतदान व्यवहार का अध्ययन बाकी देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ कठिन होता है, इन्होंने ये भी कहा है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों कठिन है, तो इनके इनके कथनों के साथ आप ऐड करके अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हो। तो इसका मटेरियल भी जो मुझे मिला है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज अब मैं कहना चाह रही थी वहां पे, इसलिए मैंने कहा कि पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर मैं बात करूंगी इसके बारे में। तो देखो, मैंने क्या कहा कि मतदान व्यवहार ऐसा नहीं, मतदान व्यवहार का अध्ययन ऐसा नहीं होता कि राजनीतिक दल पेन कॉपी लेके घूम रहे हैं कि भाई आप किसी को वोट दोगे, किसको नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ये प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं हमने, तो लगभग इन्हीं सोर्सों से वो अंदाजा लगाते हैं, वो आकलन करते हैं, वो पता लगाते हैं उनके अपने सोर्सों से कि भाई किस क्षेत्र में कौन सा मुद्दा या कब कौन से टाइम पे कौन सा मुद्दा हमारे काम आएगा, है ना, क्योंकि अंततः तो उनको जीतना है ना। यानी मान लो उन्हें कहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे मीडिया से, चाहे अपने लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं के लोगों से उन्हें पता चलता है कि जैसे किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, तो वहां लोग किस हिसाब से वोटिंग करेंगे कि भाई जाति या धर्म के आधार पर करेंगे। तो उन्हें ये चीज अपने कार्यकर्ताओं से भी पता चल सकती है, कोई आंदोलन वगैरह हो रहा है उससे भी पता चल सकता है ना। या फिर उन्हें मीडिया से भी पता चल सकता है, मीडिया में इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं कि भाई वहां सांप्रदायिक आधार पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तो इस तरह से किसी भी सोर्स से यदि उन्हें पता चलता है तो वो इस चीज का आकलन करते हैं कि ठीक है, अब हम ये तत्व यहाँ के उम्मीदवारों को, सॉरी, यहाँ के मतदाता को ये तत्व प्रभावित करेगा कि वो किस आधार पे, मतलब उस क्षेत्र में मान लो धर्म धर्म मुद्दा था और उस क्षेत्र में क्या था कि ऐसा कुछ किसी भी चीज सोर्स के जरिए उनको राजनीतिक दल को पता चल गया, मतलब यही अध्ययन है ना, यही इस चीज का अध्ययन है। तो किसी भी सोर्स से उसको पता चल गया कि धर्म यहाँ पे ये तत्व है, वो तत्व है जो मतदाता का व्यवहार चेंज करेगा। मतलब यहाँ के वोटर क्या चाह रहे होंगे कि हमारे धर्म, हो सकता है वहां पे हिंदू बहुल क्षेत्र हो, और तो वहां के वोटर क्या चाह रहे हैं किसी भी कारण से कि हमारे ही उम्मीदवार को ही हम वोट देंगे। अब वो चूंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो वहां पे मतदाता कैसे, सॉरी, उम्मीदवार कैसे जीत सकता है, हिंदू आएगा, और यदि हिंदू लोग उसी को चुनेंगे तो वो जीत सकता है। तो सब दल क्या करेंगे, वहां पे अपना उम्मीदवार हिंदू उतार देंगे, ठीक है। तो ये ही उनका अध्ययन करने का रीजन होता है, इसलिए वो लोग अध्ययन करवाते हैं इन चीजों का, और इसी तरह वो क्या करते हैं, इसी तरह वो पता लगा लेते हैं, इसी तरह आकलन कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे अपना कौन सा उम्मीदवार उतारना चाहिए, या हमें क्या मुद्दे बनाना चाहिए, वहां पे हमारी घोषणाएं जो होंगी, हमारी रणनीतियां जो होंगी, वो उस क्षेत्र में कैसी क्या रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए मतदान व्यवहार का अध्ययन इसी प्रकार किया जाता है ना, यानी दल किसी भी सोर्स से, किसी भी सोर्स के जरिए यदि वो आकलन कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रही हूं, हो सकता है उनके मतदाता उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके जरिए वो पता लगा ले, या उनके नेता घर घर जाके भी बिल्कुल पता लगा सकते हैं, भाई घर घर जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और फिर अपनी पार्टी से डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई इस क्षेत्र के लोग ये चाह रहे हैं, तो वो तत्व या वो कारक वो लोग अपनाएंगे क्योंकि उन्हें जीतना है ना। तो ये सब का आकलन ही मतदान व्यवहार का अध्ययन कहलाता है ना, मतदान व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, ठीक है।
तो यही मतदान व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, तो इसके लिए कोई अलग से कोई सर्वे वर्वे नहीं कराया जाता। ठीक है, इसी तरह से दल अपना अध्ययन कर लेते हैं। अब ये चीज, ये प्रक्रिया शुरू कैसे हो गई, कब से हो गई, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि और देख लेते हैं, है ना। तो वो भी आपके आंसर फ्रेमिंग में काम आ सकती है। मतलब मान लो यदि इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि मतदान व्यवहार क्या है और आप इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए, या फिर भारत में इसकी शुरुआत कैसे हो गई, या इसकी शुरुआत ही कैसे हुई, है ना। तो इस तरह से आप एक बता सकते हो कि भाई मतदान व्यवहार की डेफिनेशन लिख सकते हो, और फिर बता सकते हो कि ये इस तरह से शुरू हो गया, है ना। और फिर आप उसके साथ उसके कारक बता सकते हो, और ये भी अच्छा, प्रक्रिया भी जोड़ना चाहो तो स्टार्टिंग में प्रक्रिया भी जोड़ सकते हो कि भाई मतदान व्यवहार ये है और इसका अध्ययन एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें ये देखा जाता है, ये ऐसे शुरू हुआ, और बाद में हम उसके कारक बता के और अपने निष्कर्ष के साथ आंसर को खत्म कर सकते हैं यदि 200 शब्द में आया तो, है ना। या फिर भारत में किस तरह से मतदान व्यवहार कब से शुरू हो गया, तो इस तरह से थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मतदान व्यवहार जो था वो 20वीं शताब्दी से ही मतदान व्यवहार का अध्ययन जो है वो शुरू हो गया था। 20वीं शताब्दी से, यानी हम एग्जैक्ट सन की बात करें तो 1913 से। ठीक है, में सबसे पहले फ्रांस ने इस प्रकार का अध्ययन कराया था, है ना, जिसे मतदान व्यवहार का अध्ययन अब बोला जाता है। वो इस तरह का अध्ययन सबसे पहले किसने कराया था? फ्रांस ने। कुछ रीजन रहे होंगे वहां पे, है ना भाई, क्रांतियां व्रांतियां आ गई थी, उनके यहाँ संविधान बन गया था, तो किसी भी रीजन से हो सकता है उनको ऐसी अध्ययन कराने की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले 1913 में फ्रांस ने करवाया था। फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज, चाहे किसी भी देश का हो भाई, हमसे पहले बहुत सारे लोकतंत्र बहुत ज्यादा विकसित हो चुके थे, इसलिए उन्हें इस तरह की स्टडीज की जरूरत पड़ रही थी, है ना। तो हमसे ही पहले ही जो है, जब 2 विश्व युद्ध हो गए थे, तो इन 2 विश्व युद्ध में ही के बाद अमेरिका ने अपने यहाँ इस प्रकार का अध्ययन शुरू कर दिया था, है ना। सबसे पहले अमेरिका ने 2 विश्व युद्धों के बाद यहां इस प्रकार का अध्ययन करवाया, क्योंकि भाई बहुत बड़ा चेंज हो गया था ना, अमेरिका इन्वॉल्व था और एक तरह से निर्णायक भी था विश्व युद्धों में। तो उसके यहाँ फिर लोग किस प्रकार की सरकार चाह रहे होंगे, अब उनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि क्षति तो हर किसी देश को हुई थी, है ना। तो अब लोग वहां किस प्रकार की चीजें चाह रहे हैं, किस प्रकार की सरकारें चाह रहे हैं, तो इसलिए फिर अमेरिका में भी ये अध्ययन शुरू हो गया था। बाद में सबके सन वगैरह देखने की हमारी जरूरत नहीं है, हमारे काम के ही नहीं है। फिर इन्हीं 2 विश्व युद्धों के बीच में जो है वो ब्रिटेन में भी कराया गया था इस प्रकार का अध्ययन, है ना भाई। ब्रिटेन भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल था, तो उसको भी जरूरत पड़ी होगी कि भाई अब हमें जो क्षति हुई है उसका कैसा क्या हिसाब रहेगा, अब उसके हिसाब से लोग किस तरह की सरकार चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे चूंकि खूब अच्छे विकसित बड़े लोकतंत्र थे, तो इन्होंने इसलिए अपने यहाँ पे इन चीजों की अध्ययन करवाया। ठीक है, हम 2-3 चीजें बता देंगे क्योंकि पृष्ठभूमि में शब्द सीमा हमारे यहाँ इतनी नहीं बचेगी, तो इस तरह का हम 2-3 चीजों का नाम बता देंगे जो स्टार्टिंग यहां से हुई। फिर ये लगभग ज्यादातर लोकतंत्र थे जहां पे जनता चुनती थी, वहां पे जनरली होने ही लगा इस तरह का अध्ययन। और हमारे यहाँ यानी भारत में द्वितीय आम चुनाव जो थे, द्वितीय आम चुनावों से इस प्रक्रिया को अपना लिया गया। ठीक है, तो हम इस तरह से पृष्ठभूमि लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि भाई 1913 में सर्वप्रथम इस प्रकार का अध्ययन फ्रांस ने करवाया था। फिर 2 विश्व युद्धों के बीच अमेरिका ने भी करवाया, यानी उसके बाद करवाया था, और बीच में ब्रिटेन ने भी करवाया। इसके बाद बाकी लोकतांत्रिक देश भी धीरे धीरे इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने लगे हैं। भारत में इसकी शुरुआत दूसरे आम चुनावों के बाद हो गई थी। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि वो कभी भी करवा सकते हैं दल, पहले भी करवा सकते हैं चुनाव के, बाद में भी करवा सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं जितने अच्छे से करवा सकती थी उतने अच्छे से करवाने की कोशिश की है। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड मटेरियल होगा, वैसे मुझे क्वेश्चन इसी तरह के मिले हैं, 2-3 ही मिले हैं यहाँ से। एक तो कि मतदान व्यवहार क्या है, तो 3 नंबर में ऐसा, और मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में मिला था। और या उसकी प्रक्रिया पूछी गई थी, या भारत में मतदान व्यवहार किस प्रकार से है वो आप उसके लिए पूछा गया है। तो मैं आपको भारत का जो, भाई आप कारक तो देख ही चुके हो ना कि कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वो भारत में भी करते हैं, तो वही चीज है, इसलिए मैंने उस चीज को डबल डबल से आपको नहीं समझाया है। ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये मुझे जरूर मिला था, और कई जगह मिला था कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ये आप 200 शब्द में ही तैयार करिए। और फिर और भी इससे रिलेटेड जो कथन वगैरह जो मटेरियल है, जैसा मैंने कहा, मैं आपको, जो मुझे एक सर्वे के थ्रू मिला था, तो मैं वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इससे रिलेटेड नोट्स आपको वीडियो जैसी अपलोड होगी उसके बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड मटेरियल मेरे चैनल पे टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया के नाम से ही चैनल है। वैसे लिंक उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर छोड़ दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।